Direct and indirect are inverse proportion. This topic is very much important regarding the preparation for ETA examination, जो कि अभी CT और DM, PET और PST के टेस्ट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्विक सी वीडियो में मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जो शॉर्ट ट्रिक है उस पर बात कर रहा हूँ. डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है, जो नेचर ऑफ वेरिएशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेम. इसका मतलब यह है कि अगर हम दो वेरिएबल्स लें लाइक ए और बी, तो अगर बी ए में इंक्रीज़ हो रहा है तो बी में भी इंक्रीज़ होगा, और अगर ए में कोई डिक्रीज़ हो रहा है तो बी में भी डिक्रीज़ होगा. ठीक है. और इस तरह से इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनता है उसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं. लेट्स से अगर मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट इट एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सो वी ब्रिंग अ कांस्टेंट के ऑन दैट फॉर दैट प्रोपोर्शनैलिटी. सो के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा. के विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ए बाई बी. इसी तरह से अगर हम आते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ, तो वहाँ पर, तो अगर हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ आए या जिसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जो नेचर ऑफ वेरिएशन है दैट विल बी इन्वर्स. तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए है, सेम और इन्वर्स. तो अगर मैं इसको जिस तरह से मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए मेंशन किया है, अगर इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी के लिए भी देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन राइटिंग अ वेरिएबल ए एंड बी. और अगर मैं ये देखता हूँ कि ए के इंक्रीज से बी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है या ए के डिक्रीज से बी की वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है, सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हमें प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी दैट राइटिंग इट लाइक दैट ए विल बी इक्वल टू, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/b या ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू b. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना चाहें, सो अगेन दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन विल बी रिप्लेस्ड और हम यहाँ पर लिख देंगे a इज़ इक्वल टू k इंटू 1/b. यहाँ पर अगेन मैं अगर k की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि k विल बी इक्वल टू, ये b जो है ये दूसरी साइड पर, लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी a b. तो अब अगर हम दोबारा से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पर आ जाएं तो इस पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर दो वैल्यूज़ हैं तो उन दो वैल्यूज़ के लिए ये इस तरह एक इक्वेशन में बना लूँ कि a1/b1 इज़ इक्वल टू a2/b2. क्योंकि ज़ाहिर है ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि नेचर ऑफ वेरिएशन जो है ये क्या है, सेम है. इसी तरह से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये क्या बनेगा, a1/b1 इज़ इक्वल टू a2/b2. मतलब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में a और b का जो कोशेंट है, जो k है हमारे पास, वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा. और राइट साइड पर जब इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो a और b की किसी भी एक पेयर के लिए k की वैल्यू उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी. ठीक है. आइए थोड़ा सा इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं. तो अब इस एग्जांपल में देखें, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज़
₹20 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स अननोन, यह हमें मालूम करना है। अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ हुए हैं उसमें बुक जो है वो ए है, ठीक है, और प्राइस जो है उसको हम बी कर दें, ठीक है। सो इस सिचुएशन में जैसे कि ऑलरेडी हम यहाँ पर इस बेसिक इक्वेशन में देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल ये बता लगा सकते हैं कि A1 बाई B1 इज़ इक्वल टू A2 बाई B2। मैं सिंपल इस इक्वेशन की तरफ आपको रेफ़र करने जा रहा हूँ एंड ये इसका शॉर्टकट आपके पास तरीका आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर A1 और बाई B1 इज़ इक्वल टू A2 बाई B2 में अगर आप वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है और B2 हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ पर भी आपको B2 की वैल्यू मालूम करनी है और इस B2 की जो अननोन वैल्यू है उसके लिए आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं दैट यू टेक इट देयर ऑन द लेफ्ट साइड न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा B2 और ये जो मटेरियल है लेफ़्ट साइड पर इसको आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके ले आएँ, तो ये बन जाएगा A2 तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है राइट साइड पर, A2 मल्टीप्लाइड बाई B1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और A1 डिवीज़न में चला जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। A2 क्या है 8, फिर उसके बाद B1 क्या है 20 और फिर A1 क्या है 5। सो 5 4s are 20 एंड 8 4s are 32। इसका मतलब यह हुआ कि B2 की वैल्यू हमारे पास 32 हो गई, ₹32। अब आप देखें जब बुक्स 5 थी तो उनकी जो प्राइस थी वो थी ₹20। जब बुक्स हमने ज़्यादा कर दी तो रुपीज़ जो था उसकी प्राइस वो 32 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स की वैल्यू में इंक्रीज़ आने से, बुक्स के नंबर में इंक्रीज़ आने से उसकी प्राइस भी क्या हो गई, टोटल प्राइस बढ़ गई। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 5 बुक्स ख़रीदनी है तो उसके लिए मुझे ₹20 देने पड़े, लेकिन 8 बुक्स के लिए अब मुझे ₹32 देने पड़े। अब थोड़ा सा आए इस इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी के एग्जांपल की तरफ कि वो क्या कहानी हमें बता रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि 5 मैन जो हैं वो एक काम करते हैं 10 डेज में, ठीक है। वर्क है, एक स्पेसिफिक वर्क है जो इनको ने 10 डेज में करना है। अब क्या करना है कि 5 मैन के बजाय सेकंड केस में हमने क्या कर दिया 10 मैन। अब वो कितने डेज लेंगे? अब मिसाल के तौर पर हम उस टास्क को इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये एक टास्क है। अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब 5 लोग लगे हुए थे, मिसाल के तौर पर ये एक जगह है जहाँ पर इसको क्या करना है, पेंट करना है। मिसाल के तौर पर 5 लोगों ने इसको क्या करना था, 10 दिनों में करना था। अब 5 के बजाय मैंने क्या कर दिए हैं, लोग ज़्यादा कर दिए हैं, 10 मैन कर दिया है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज विल रिड्यूस। ये पता चल जाएगा। और ये जो सिचुएशन मैंने स्टार्ट में बताई थी कि एक वैल्यू के इंक्रीज से दूसरी वैल्यू में डिक्रीज आएगा, वो अब आपको पता चल रहा है। अब सिचुएशन वही है कि ज़्यादा तकलीफ़ में जाने से पहले अपने आप को इस इक्वेशन से फेमिलियर कर दें। A1 B1 इज़ इक्वल टू A2 B2। तो दोबारा से आप वही इक्वेशन लिख लें, A1 B1
इज़ इक्वल टू A2 B2। अब ये डिसाइड कर लें कि A1 क्या है, ये है, B1 क्या है, ये है, फिर उसके बाद A2 क्या है, ये, और B2 क्या है, नंबर ऑफ डेज। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई B2, जो कि हमें मालूम नहीं है, और ये वो नंबर ऑफ डेज हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल रूल क्या है कि 10 10 यहाँ पर डिवाइड होकर क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा। तो ज़ाहिर है ये वाला 10 हमने ख़त्म करने के लिए इधर डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, और इस तरह से B2 जो कि नंबर ऑफ डेज हैं वो 5 हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है जो बात हम कह रहे थे कि ये लेस होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़ाहिर हो गई, और हमारे पास एक वैल्यू के इंक्रीज़ से दूसरी वैल्यू की डिक्रीज़ हमें सामने नज़र आ रही है। तो फ्यूचर में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ से दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ से दूसरे भी डिक्रीज़ हो, सो झट से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पकड़ना है और इस पर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करनी है। जब सिचुएशन ऐसी हो कि एक वेरिएबल के इंक्रीज़ से दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो, तो आपने फिर क्या करना है, देर नहीं करनी, बल्कि ये इक्वेशन उठानी है, और इसमें से एक वेरिएबल आपके पास मिसिंग होगा, वो आपने क्या करना है, मालूम करना है। सो दैट इज़ द शॉर्टकट मेथड, जिसमें ज़्यादा आपने झंझट में नहीं पड़ना और स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी से अपना आंसर निकालना है। थैंक यू। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें मैं इसमें कि मतलब कौन से और टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर तकरीबन 2 पार्ट्स में 10 MCQs भी ऐड करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे यहाँ पर टेस्टों में भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू।